असिस्टेंट काउंसलर युवा गुस्ताव फॉक ने जब लुई के पिता के सामने लुई से विधिवत विवाह करने का प्रस्ताव रखा तब वृद्ध आदमी का पहला प्रश्न था, तुम्हारी आमदनी कितनी है? प्रतिमाह 100 क्रोनर से अधिक नहीं, लेकिन लुई, बाकी बातों की चिंता मत करो, फॉक के भावी श्वसुर ने बीच में टोका, तुम्हारी आमदनी काफी नहीं है। हाँ, लेकिन लुई और मैं एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं, एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते हैं व विश्वास करते हैं। हो सकता है, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि क्या तुम पूरे एक वर्ष में केवल 1200 क्रोनर ही कमाते हो? सर्वप्रथम हमारी मुलाकात लिडिंगो में हुई थी। क्या सरकारी वेतन के अतिरिक्त भी तुम्हारी कुछ आमदनी है? लुई के पिता ने अपनी बात दोहराई। हाँ, मेरे विचार में मेरी पर्याप्त आमदनी है और फिर हमारा प्रेम। हाँ, वही, पहले हिसाब लगा लें। ओह, प्रेमी उत्साहपूर्वक बोला, अन्य काम करने पर मैं पर्याप्त धन कमा सकता हूँ। किस प्रकार का काम? कितनी आमदनी? मैं फ्रेंच पढ़ा सकता हूँ और अनुवाद भी कर सकता हूँ। यही नहीं, मैं प्रूफ रीडिंग का काम भी कर सकता हूँ। कितना अनुवाद कर सकते हो? वृद्ध ने हाथ में पेंसिल लेकर पूछा। मैं एकदम सही नहीं बता सकता। इस समय मैं एक फ्रेंच पुस्तक का अनुवाद 10 क्रोना प्रति पृष्ठ के हिसाब से कर रहा हूँ। उसमें कुल कितने पृष्ठ हैं? मेरे विचार में कुल 24 पृष्ठ। ठीक है, इससे 250 क्रोना की आमदनी हुई। अब और क्या? मैं नहीं जानता, कुछ निश्चित नहीं है। क्या तुम निश्चित रूप से नहीं जानते और विवाह करना चाहते हो? विवाह के संबंध में तुम्हारी विचित्र धारणाएं हैं, नौजवान। क्या तुम जानते हो कि बच्चे होंगे, उनके लिए भोजन, कपड़ों का प्रबंध करना होगा, उनका पालन पोषण करना होगा? परंतु फॉक ने असहमति जताई, बच्चे एकदम थोड़े ही पैदा हो जाएंगे और फिर हम एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं। वह बच्चों का जन्म एक सीमा तक पूर्व निर्धारित किया जा सकता है। थोड़ा नर्म पड़कर पिता कहने लगे, तुम दोनों ने विवाह बंधन में बंध जाने का निर्णय ले लिया है। इसमें कोई संदेह नहीं कि तुम दोनों एक दूसरे से बेहद प्रेम करते हो। ऐसा प्रतीत होता है कि अंततः मुझे अपनी स्वीकृति देनी ही पड़ेगी। लुई से सगाई हो जाने के बाद तुम्हें अपनी आमदनी बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। स्वीकृति मिल जाने पर नौजवान फॉक का चेहरा प्रसन्नता से खिल उठा। खुशी प्रकट करने के लिए उसने वृद्ध पिता के हाथ का चुंबन लिया। आनंदित, कितना प्रसन्न था वो और उसकी लुई भी। पहली बार हाथों में हाथ डालकर सैर करते समय कितना गर्वित महसूस कर रहे थे। सभी ने सगाई के बाद उनके खुशी से दमकते चेहरों को देखा। संध्या के समय वो उससे मिलने आता, अपने साथ संशोधन करने के लिए प्रूफशीट भी लेकर आता। इससे पापा पर अच्छा प्रभाव पड़ता था। मेहनती नौजवान को उसकी प्रेमिका चुंबन देती। परिवर्तन के लिए एक शाम दोनों थिएटर चले गए और टैक्सी में घर वापस आए। उस दिन शाम के समय मनोरंजन पर 10 क्रोना खर्च हो गए थे। एक और दिन शाम के समय पढ़ाने के बजाय वह अपनी प्रेमिका को घुमाने फिराने के लिए ले गया। विवाह का निर्धारित दिन समीप आता जा रहा था। अपने फ्लैट को सजाने संवारने के लिए आवश्यक खरीदारी के बारे में उनको सोचना था। उन्होंने असली अखरोट के पेड़ की लकड़ी से बने 2 सुंदर पलंग, उनके लिए स्प्रिंग वाले गद्दे और नर्म बत्तख के परों से भरी 2 रजाइयां खरीदी। लुई के बाल भूरे थे, इसलिए उसको नीले रंग की रजाई चाहिए थी। निस्संदेह वे घर को फर्निश करने वाली दुकान पर भी गए। वहां से उन्होंने लाल शेड वाले लैंप, एक खूबसूरत पोरसलेन की वीनस की प्रतिमा, मेज पर खाना परोसने वाले चम्मच, छुरी कांटे और कांच का सामान खरीदा। रसोई के बर्तन खरीदने में उनको मम्मी की सलाह और मदद से बहुत लाभ हुआ। असिस्टेंट काउंसलर फर्नीचर ठीक ठाक पहुंच गया या नहीं, चेक लिखने आदि के कामों में व्यस्त था। स्वाभाविक था कि इस अवधि में गुस्ताव की कोई अतिरिक्त आमदनी नहीं हुई थी। विवाह हो जाने के बाद सब कुछ आसानी से ठीक हो जाएगा। पूरी तरह से सोच समझकर खर्च करेंगे। शुरू में 2 कमरों से ही काम चल जाएगा। छोटे घर को बड़े घर की तुलना में अधिक सरलता से फर्निश किया जा सकता है। इसलिए उन्होंने पहली मंजिल पर 2 कमरों, रसोई और स्टोव वाला अपार्टमेंट 600 क्रोना किराए पर लिया था। वैसे लुई को ऊपरी मंजिल पर 3 कमरों वाला अपार्टमेंट पसंद आ रहा था, लेकिन जब तक दोनों
एक दूसरे से निष्ठापूर्वक प्रेम करते हैं तब तक इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। आखिरकार कमरे पूरी तरह से फर्निश हो गए थे। सोने का कमरा छोटे से मंदिर की तरह लग रहा था। साथ साथ सटे पलंग जीवन यात्रा पर ले जाने के लिए तैयार रथ के समान दिख रहे थे। नीली रजाइयां, सफेद चादरें, कढ़ाई किए हुए युवाओं के हस्ताक्षर वाले तकिए के गिलाफ प्रेमातुर युगल की प्रतीक्षा कर रहे थे। सब कुछ चमकता और खुशनुमा दिखाई दे रहा था। लुई के इस्तेमाल के लिए ऊंची, शानदार स्क्रीन थी। उसका 1200 क्रोना मूल्य वाला पियानो दूसरे कमरे में, जो ड्राइंग, डाइनिंग, स्टडी रूम सब कुछ था, रखा हुआ था। यहाँ अखरोट की लकड़ी से बनी एक बड़ी स्टडी टेबल और डाइनिंग टेबल थी। उनके साथ मेल खाती कुर्सियां, गिल्ट के फ्रेम वाला बड़ा सा शीशा, एक सोफा, किताबों की अलमारी सुख सुविधा का एहसास दिला रही थी। शनिवार की रात्रि को विवाह संपन्न हुआ था। रविवार को प्रफुल्लित नवयुगल देर सुबह तक सोता रहा। गुस्ताव की आंख खुल गई। खिड़कियों के झरोखों से सूरज की तेज रोशनी आ रही थी, लेकिन उसने खिड़कियां नहीं खोली, लाल शेड वाला लैंप जला दिया। असली जादुई गुलाबी चमक पोरसलेन की प्रतिमा पर पड़ रही थी। सुंदर युवा पत्नी सुस्त और संतुष्ट लेटी हुई थी। वह गहरी नींद में सो रही थी। रविवार का दिन था। बाजार में चल रही गाड़ियों के शोर से भी उसकी आंख नहीं खुली। चर्च की घंटियां आह्लादित होकर बज रही थी, मानो स्त्री पुरुष के सृजन का उत्सव मना रही हों। लुई ने करवट ली। गुस्ताव दीवार के पीछे जाकर कुछ चीजें रखने लगा। वह बाहर रसोई में लंच का ऑर्डर देने गया। नए तांबे और स्टील के चमकते, जगमगाते बर्तन आंखों को चकाचौंध कर रहे थे। ये सब कुछ उन दोनों का था। उसने रसोई को पड़ोस के रेस्टोरेंट में लंच का ऑर्डर देने के लिए भेज दिया। रेस्टोरेंट के मालिक को पता था। उसको पहले दिन ही सब निर्देश मिल गए थे। इस समय उसको केवल याद दिलाने की जरूरत थी। दूल्हे ने वापस शयन कक्ष में जाकर मृदु स्वर में कहा, क्या मैं आ सकता हूँ? हल्की सी चीख सुनाई दी, नहीं प्रियतम, 1 मिनट रुको। गुस्ताव ने स्वयं मेज लगाई। रेस्टोरेंट से खाना आने तक नई प्लेटें, छुरी कांटे, ग्लास नए सफेद मेजपोश पर सजे थे। नववधू के लिए फूलों का गुलदस्ता लुई की प्लेट के पास रखा हुआ था। जब लुई कढ़ाई किया हुआ गाउन पहनकर कमरे में दाखिल हुई तब सूरज की किरणों ने उसका स्वागत किया। वह अभी भी थकावट महसूस कर रही थी। गुस्ताव ने उसको ले जाकर मेज के पास कुर्सी पर बिठा दिया। मीठी शराब की 1-2 घूंट भरने के बाद उसमें जान आ गई। स्वादिष्ट केवियार खाने के बाद उसको भूख लगाई। कल्पना करो, यदि मम्मी बेटी को शराब पीते देख लेती तो क्या कहती? विवाह करने का यही तो लाभ है कि तुम अपनी मनमर्जी का काम कर सकते हो। युवा पति अपनी सुंदर पत्नी की बेचैनी से प्रतीक्षा करता है। कितना आनंददायक है। निस्संदेह उसने कुंवारेपन में भी स्वादिष्ट लंच खाया था, लेकिन क्या उसमें इतना सुख और संतोष मिला था? नहीं। प्लेट में कस्तूरा मछली आयस्टर खाते हुए, बियर पीते हुए उसके चेहरे पर खुशी झलक रही थी। विवाह न करने वाले लोग कितने मूर्ख होते हैं, कितने स्वार्थी होते हैं। कुत्तों की भांति उन पर भी टैक्स लगना चाहिए। लुई इतनी साहसी नहीं कि जो लोग अकेले रहने का निर्णय लेते हैं उन बेचारों को प्रेम और कोमलता के साथ यह बात समझा पाए कि वे सचमुच दया के पात्र हैं। निस्संदेह उसके विचार में समर्थ लोगों को विवाह कर लेना चाहिए। गुस्ताव को हृदय में थोड़ी सी चुभन होती है। निश्चित रूप से खुशी को धन की तराजू पर नहीं तोला जा सकता। नहीं, लेकिन ठीक है। चिंता की कोई बात नहीं। जल्दी ही बहुत काम मिल जाएगा। उसके बाद सब कुछ आराम से चलने लगेगा। फिलहाल तो क्रैनबेरी सास डालकर इस स्वादिष्ट भुने तीतर और बरगंडी शराब का मजा लिया जाए। बढ़िया आर्टिचोक्स, एक पेड़ का फूल जो खाने के काम आता है, के साथ राजसी ठाठ बाट देखकर युवा पत्नी एक क्षण के लिए परेशान हो गई। गुस्ताव से संकोच के साथ पूछा कि क्या वे ऐसे राजसी स्तर पर जीवन यापन कर सकते हैं। गुस्ताव ने अपनी प्यारी लुई के ग्लास में वाइन डालते हुए उसको आश्वस्त किया, उसके बेबुनियाद डर को कम किया। हर दिन एक समान नहीं होता, उसने कहा, मनुष्य को समय पर सुख भोगना चाहिए। आह, जीवन कितना सुखद है। 6 बजे 2 घोड़ों वाली बग्गी दरवाजे के बाहर आकर रुकी।
नव दंपत्ति उसमें बैठकर घूमने के लिए निकल गए। पार्क में लुई बग्घी में आराम से पीठ टिकाए मंत्रमुग्ध सी बैठी थी। पैदल चल रहे परिचित ईर्ष्या और हैरानी से झुककर अभिवादन कर रहे थे। वे सोच रहे थे कि असिस्टेंट काउंसलर को अच्छा जीवन साथी मिल गया है, अमीर युवती से विवाह कर लिया है। वे बेचारे पैदल चल रहे थे, कोमल कुशन का सहारा लिए, बिना किसी श्रम के सैर करना कितना सुखदायी था। यह मनपसंद विवाहित जीवन का परिणाम था। पहला महीना आनंद से परिपूर्ण था। नृत्य पार्टियां, डिनर, थिएटर, इस पर भी घर में बिताया गया समय अधिक सुखद था। रात्रि के समय लुई को उसके माता पिता के घर से लाना अतीव आनंदमय रोमांचक क्षण होता था। वे अपने घर की छत के नीचे कुछ भी आनंदपूर्वक करने के लिए स्वतंत्र थे। घर पहुंचकर हल्का फुल्का खाना तैयार करते और आराम से बैठकर देर रात तक बातें करते। वास्तव में इसके पीछे था गुस्ताव का बचत का सिद्धांत। एक दिन युवा दुल्हन और घर के प्रबंधक ने उबले आलूओं के साथ भूनी मछली खाई। लुई को बहुत स्वादिष्ट लगी, लेकिन गुस्ताव ने इस पर आपत्ति की। भूनी मछली के स्थान पर गुस्ताव ने तीतर पर पैसे खर्च कर दिए। उसे वह बाजार से 1 क्रोना में खरीद कर लाया था। इतने सस्ते सौदे पर वह फूला नहीं समा रहा था, लेकिन लुई को ये बात पसंद नहीं आई। वह एक बार इससे भी कम दाम पर तीतर का जोड़ा खरीद कर लाई थी। वैसे भी खाने का शौक फिजूल खर्ची था। इतनी छोटी सी बात को लेकर वह अपने पति से बहस नहीं करना चाहती थी। कुछ महीनों के बाद लुई अजीबोगरीब रूप से बीमार हो गई। उसको सर्दी लग गई थी, या फिर रसोई के धातु वाले बर्तनों से अचानक संक्रमण हो गया था। डॉक्टर को बुलाया गया। वो खुश होकर हंसने लगा, बोला, सब ठीक है। निश्चित रूप से उसका निदान विचित्र था। युवती गंभीर रूप से बीमार थी। शायद वॉलपेपर में संख्या था। फॉक थोड़ा सा कागज केमिस्ट के पास ले गया। उसको ठीक प्रकार से उसका विश्लेषण करने के लिए कहा। केमिस्ट की रिपोर्ट में लिखा था कि वॉलपेपर में किसी प्रकार का कोई हानिकारक तत्व नहीं था। पत्नी की बीमारी कम होने में नहीं आ रही थी। गुस्ताव ने स्वयं बीमारी का निदान करने का फैसला किया। चिकित्सा पुस्तक पढ़ने के बाद उसने उसकी बीमारी का निदान किया। वो गर्म पानी से पांव सेंकने लगी। 1 महीने के भीतर ही उसकी हालत में आश्चर्यजनक सुधार हो गया था। ये सब आकस्मिक था, उनकी आशा से पहले था। फिर भी पापा मम्मी कितने प्यारे शब्द थे। निस्संदेह बेटा ही होगा। उसके नाम के बारे में भी सोचना होगा। लुई ने एकांत में पति को याद दिलाया कि विवाह के बाद तनख्वाह के अतिरिक्त कोई और आमदनी नहीं हुई थी। तनख्वाह आवश्यकता से बहुत कम थी। हाँ, ये ठीक है कि वे ज्यादा ठाठ बाट के साथ रह रहे थे, लेकिन अब परिवर्तन आवश्यक था। ऐसा करने पर ही सब काम सुचारू रूप से चलेगा। अगले दिन असिस्टेंट काउंसलर अपने प्रिय मित्र वकील के पास एक हुंडी प्रॉमिसरी नोट पर हस्ताक्षर करवाने के लिए गया। गुस्ताव ने अपने मित्र को बताया कि इससे आगामी आवश्यक खर्च के लिए ऋण स्वरूप आवश्यक धन ले पाएगा। हाँ, वकील ने कहा, विवाह और परिवार का भरण पोषण एक महंगा काम है। मैं ये करने में कभी भी समर्थ नहीं हो पाया। फॉक को मित्र से अनुरोध करते समय बहुत लज्जा आई। खाली हाथ घर लौटने पर समाचार मिला कि 2 अजनबी उससे मिलने के लिए आए थे, उसके बारे में पूछ रहे थे। वे सेवारत सेना के लेफ्टिनेंट होंगे, गुस्ताव ने सोचा। फोर्ट वैक्सहोम सेना में तैनात उसके दोस्त होंगे। पता चला कि वे लेफ्टिनेंट नहीं थे, वृद्ध आदमी थे। तब शायद उपसला के परिचित सज्जन होंगे। उन्होंने उसके विवाह के बारे में सुना होगा और उससे मिलने के लिए आए होंगे। नौकर ने बताया कि वे उपसला से नहीं, स्टॉकहोम से आए थे। उनके हाथों में डंडे थे। बड़े अजीब थे। निश्चित रूप से वे दोबारा आएंगे। युवा गुस्ताव दोबारा खरीदारी करने के लिए निकल गया। वह स्ट्रॉबेरी लाया। निस्संदेह मोल भाव करके लाया था। कल्पना करो, उसने विजेता की तरह पत्नी से कहा, इस मौसम में 1 पाउंड स्ट्रॉबेरी केवल 1.5 क्रोना में लाया हूँ। लेकिन प्रिय गुस्ताव, हम अब इस प्रकार का खर्च करने में समर्थ नहीं है। चिंता मत करो डार्लिंग, मैंने अतिरिक्त काम का प्रबंध कर लिया है। लेकिन हमारे कर्ज का क्या होगा? कर्ज? क्यों? मैं एक और बड़ी धनराशि उधार लेने जा रहा हूँ।
उससे सबका कर्ज एक साथ चुकता कर देंगे। ओफ़ो, लुई ने आपत्ति जताई, इसका मतलब एक और कर्ज लोगे तो क्या हुआ? तुम जानती हो इससे हमें आराम मिलेगा। निराशाजनक बातें क्यों करती हो प्रिय? स्ट्रॉबेरी का मूल्य ही क्या है? तुम्हारे ख्याल में क्या स्ट्रॉबेरी खाने के बाद एक ग्लास शहरी पीना अच्छा नहीं रहेगा? स्वाभाविक है कि नौकर सबसे बढ़िया शहरी लेने के लिए चला गया। दोपहर को सोफे पर झपकी लेने के बाद जब लुई की आंख खुली तो उसने मृदु स्वर में दोबारा कर्ज की बात उठाई। उसको आशा थी कि गुस्ताव उसकी बात पर क्रोध नहीं करेगा। क्रोध? नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर क्या था? क्या उसको घर के लिए धन की आवश्यकता थी? लुई ने बताया, राशन वाले के पैसे बकाया हैं, कसाई ने हमें धमकी दी है, अस्तबल का मालिक भी हिसाब किताब चुकता करने पर जोर दे रहा है। बस इतनी सी बात है, असिस्टेंट काउंसलर ने जवाब दिया, कल उनकी पाई चुकता हो जाएगी। चलो, अब कोई और बात करें। पार्क में सैर करने के लिए जाने के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? तुम शायद बग्गी में जाना पसंद नहीं करोगी। ठीक है, ट्राम चलती है, हम उसी से पार्क पहुंच जाएंगे। वे पार्क गए। अल्हम्ब्रा रेस्टोरेंट के प्राइवेट रूम में डिनर किया। बड़ा आनंद आया। बाहर डिनर हॉल में बैठे लोगों के विचार में वे एक चंचल प्रेमी प्रेमिका थे। गुस्ताव को ये बात मज़ेदार लगी। लुई बिल देखने के बाद अवसादग्रस्त हो गई थी। उतने पैसों में तो वे घर पर बड़ा अच्छा खाना खा सकते थे। महीनों बीत गए। वास्तविक तैयारी यथा पालना, बच्चे के कपड़े व अन्य सामान की नितांत आवश्यकता थी। गुस्ताव के पास पैसा कमाने के लिए समय ही नहीं था। अस्तबल के मालिक, राशन वाले ने उधार देने से मना कर दिया था। आखिरकार उन्हें भी तो अपने बाल बच्चों का भरण पोषण करना था। कितना कष्टदायी है ये भौतिकवाद। अंततः वह महत्वपूर्ण दिन आ ही गया। गुस्ताव को एक नर्स का इंतजाम करना होगा। अपनी नवजात बेटी को गोद में लिए उसने कर्जदारों को किसी तरह से शांत किया था। नई जिम्मेवारियों के तले दबकर रह गया था वह। कभी कभी तनावग्रस्त हो जाता। ये सच है कि उसे कुछ अनुवाद का काम मिलने में सफलता मिल जाती थी, लेकिन वह ये काम कर कैसे पाता? हर वक्त उसको छोटे छोटे कामों के लिए भागा दौड़ी करनी पड़ती थी। ऐसे समय में वह श्वसुर से सहायता के लिए अनुरोध करता है। वे सज्जन उससे उदासीन स्वर में बात करते हैं, मैं इस बार तुम्हारी सहायता कर दूंगा, दोबारा नहीं। मेरे पास अपने लिए थोड़ा सा धन बचा है और फिर अकेले तुम ही तो मेरे बच्चे नहीं हो। माँ को पौष्टिक आहार, चिकन और वाइन की आवश्यकता थी। नर्स को भी वेतन देना था। सौभाग्य से गुस्ताव की पत्नी लुई शीघ्र ही स्वस्थ हो गई। वह पहले की तरह दुबली पतली दिखने लगी थी। चेहरे का पीलापन आकर्षक था। लुई के पिता ने दामाद से गंभीरतापूर्वक बात की, अगर बर्बाद नहीं होना चाहते हो तो अब और बच्चे नहीं। थोड़े समय तक छोटा सा गुस्ताव परिवार प्रेम और बढ़ते हुए कर्जों पर जीवित रहा। एक दिन दिवालिया होने की नौबत आ गई। घर के सामान पर कब्जा करने की धमकी दी गई। उस समय वृद्ध श्वसुर अपनी बेटी लुई और उसकी नन्ही बच्ची को अपने साथ ले गया। टैक्सी में बैठते समय उसकी आंखों से स्पष्ट झलक रहा था कि उसने अपनी बेटी को एक ऐसे नौजवान के हाथों में सौंप दिया था जिसने उसको 1 साल बाद ही अपमानित कर वापस लौटा दिया था। लुई गुस्ताव के साथ प्रसन्नतापूर्वक रह सकती थी, लेकिन वहां पर जीवन यापन के लिए कुछ बचा ही नहीं था। वह पीछे खड़ा डंडे लिए आदमियों, बेलिफ को देखता रहा। सारा सामान, फर्नीचर, पलंग, क्रॉकरी, कटलरी, रसोई के बर्तन भांडे निकालकर फ्लैट को एकदम खाली कर दिया था। गुस्ताव का वास्तविक जीवन अब शुरू हुआ था। उसको सुबह प्रकाशित होने वाले एक समाचार पत्र में प्रूफ रीडिंग का काम मिल गया था। इसके लिए उसको हर रोज रात को कई घंटे काम करना पड़ता था। उसको आधिकारिक रूप से दिवालिया घोषित नहीं किया गया था, अतः उसे सरकारी नौकरी से नहीं निकाला गया। हालांकि वहां पर उसकी तरक्की के रास्ते बंद हो गए थे। उसके श्वसुर ने उसको रविवार को पत्नी व बच्ची से मिलने की अनुमति दे दी थी, लेकिन वो उनसे अकेले में नहीं मिल सकता था। शाम के समय समाचार पत्र के ऑफिस जाते समय वे उसे दरवाजे तक छोड़ने के लिए आते थे। वह अंतर्मन तक अपमानित महसूस करता। शायद अपनी जिम्मेवारी को पूरी तरह से निभाने में 20 साल लग जाएं। नहीं, शायद नहीं।
इस बीच यदि उसके श्वसुर की मृत्यु हो जाती है तब तो उनके पास रहने के लिए घर भी नहीं बचेगा। अतः वह अपने कठोर हृदय श्वसुर का हृदय से आभारी था जिसने निष्ठुरता से उन दोनों को अलग कर दिया था। हाँ, मानव जीवन यथार्थ में कठोर और निर्मम है। खेतों के जानवर भी आसानी से अपना जीवन निर्वाह कर लेते हैं। इसके विपरीत सभी प्राणियों में मानव को कठोर परिश्रम करना पड़ता है। कितने शर्म की बात है, सचमुच बेहद शर्म की बात। इस जीवन में सभी को मेहनत किए बिना तीतर और स्ट्रॉबेरी खाने को नहीं मिलते।